So students, welcome to this new chapter, Structure of the Atom. लास्ट चैप्टर में हमने एटम के बारे में काफी बात की है. इस चैप्टर में और डिटेल में एटम को देखेंगे. तो लास्ट चैप्टर में जो कुछ इंपॉर्टेंट बात हमने देखी है उसको मैं यहां पे लिखूंगा कि एटम इज वेरी स्मॉल. हमने देखा एटम बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसको नेकेड आई से तो देखा ही नहीं जा सकता. एवरीथिंग मेड ऑफ एटम. दुनिया में हर चीज एटम की बनी होती है. पहाड़ एटम के बने हुए हैं, हम लोग एटम के बने हुए हैं, पेन एटम का बना होता है, ये कंप्यूटर जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं वो एटम का बना हुआ है. एवरीथिंग जो है वो दुनिया में एटम का बना होता है. इनडिविजिबल. हमने देखा एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता. स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो, उससे छोटा और कुछ भी नहीं हो सकता है. सही बात है. अब देखो, एटम की जो डिस्कवरी हुई थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस. इसलिए साइंटिस्ट बहुत एक्साइटेड थे एटम की डिस्कवरी को लेके. अब दुनिया भर में साइंटिस्ट लोग एटम से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने लगे ताकि हम एटम को और अच्छे से समझ पाए. तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में कुछ इंटरेस्टिंग बात देखने को मिली. क्या देखने को मिला? जैसे ये एटम है, बहुत ही छोटा एटम, इतना छोटा कि हम इसको देख भी नहीं सकते नेकेड आई से. कुछ एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा देखा गया कि इस एटम के अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल रहे. सोचिए आप, ये तो एटम खुद ही इतना छोटा है, उसके अंदर से और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल रहे थे. तो ये जो पार्टिकल्स था इनको बोला जाता है जनरली सब एटॉमिक पार्टिकल्स. सब एटॉमिक पार्टिकल्स. तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का क्या मतलब है स्टूडेंट? सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर पार्टिकल्स इनसाइड एटम. इनसाइड एटम. देखें, ये जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी. क्यों इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी? क्योंकि अभी तक हम ये सोच रहे थे कि एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है. अभी अभी मैंने आपको रिकॉल भी करवाया था. क्या ये सही है? बताएं आप. नहीं, अब ये बिल्कुल भी सही नहीं. तो हमने ये देखा कि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो एटम से निकलते हैं. ठीक है. तो अब एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं रह गया था, उससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, हम ये जान गए थे, और वो एटम के अंदर होते हैं. फिर डाल्टन ने ये कहा था, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है. डाल्टन ने क्या बोला था कि एटम्स आर इनडिविजिबल. इनडिविजिबल, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले रिकॉल भी कराया. ये जो बात है वो गलत प्रूव हो गई अब, क्योंकि एटम के अंदर तो और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. तो अब ये स्टैब्लिश हो गया कि एटम्स आर नॉट इनडिविजिबल. एटम्स जो होते हैं वो इनडिविजिबल नहीं होते हैं. डाल्टन ने ये जो बात बोली थी वो गलत प्रूव हो गई. एटम के अंदर और छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. एटम के अंदर अपनी एक दुनिया होती है. सोच के देखें आप, कितना छोटा सा एटम है, उसके अंदर भी पार्टिकल्स है, उसके अंदर भी अपनी एक दुनिया है. वो दुनिया क्या है, वही हम इस चैप्टर में डिटेल में थोड़ा देखने वाले हैं. तो चले स्टूडेंट्स, हम अटैक करते हैं इस चैप्टर में पूरे जोश के साथ. ओके स्टूडेंट्स, चार्ज्ड पार्टिकल्स इन मैटर. तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा है कि जो मैटर होता है वो किस चीज से बना होता है? एटम से. एटम से. चाहे हम सॉलिड की बात कर लें, लिक्विड की बात कर लें या गैस की, वो किससे बना होता है? एटम से. और अभी अभी हमने देखा कि एटम्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स. तो देखो क्या होता है कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं. 3 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. तो कौन कौन से 3 तरीके के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं? पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, तीसरा होता है न्यूट्रॉन. तो स्टूडेंट्स आप बहुत ध्यान से देखें, आपको ये नाम एकदम याद होने चाहिए कि एटम के अंदर 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. अब ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखेंगे. जैसे सबसे पहले हम इनके मास के बारे में देखेंगे कि इनका क्या मास होता है. क्या लगता है आपको, इनका मास कितना होना चाहिए? देखो, एटम तो खुद ही इतना छोटा होता है और ये एटम के अंदर और भी छोटे, तो इनका मास तो बहुत ही कम होता होगा, बहुत छोटे होते हैं.
तो फिर भी कितना मास होता है? इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो वो होता है 9 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का मास। एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एक न्यूट्रॉन का मास की बात करें तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। सही है। तो एक चीज जो आप सबसे पहले ध्यान दें कि मास बहुत कम है, जैसा मैं बोल रहा था। देखो 10 इंटू 10⁻⁻28 -24 तो मास बहुत ही कम है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान दें, और आपने ध्यान दिया भी होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैंने सेम मास लिखा है। तो इन दोनों का जो मास होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट। तो इस पॉइंट को हम लिख लेंगे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव ऑलमोस्ट सेम मास। सेम मास। अच्छा, मैं ऑलमोस्ट वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? यहां पर तो देख के आपको लग रहा हो कि एग्जैक्टली सेम मास है दोनों का। ऐसा नहीं होता है। दोनों का मास जो हमने यहां पे लिखा है वो एग्जैक्ट मास हमने नहीं लिखा है दोनों का। दोनों का हमने अप्रोक्सीमेट मास लिखा है, और अप्रोक्सीमेट मास दोनों का सेम होता है। टू बी वेरी एक्यूरेट, दोनों का मास थोड़ा सा अलग होता है, बट हम अपने डिस्कशन में यही मानेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम कि दोनों का मास सेम होता है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको नोट करना चाहिए वो ये है कि इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम है। देखो 10⁻⁻28 और इन दोनों में -24, तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन इज मच, इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, इज मच लाइटर देन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहां पे एक और इंटरेस्टिंग सा काम करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है इनके मासेस को डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। तो हम यहां पे लिखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन हम ये लिख लेंगे, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। जब इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1777.77 इतना आएगा, which is approximately equals to 2000, राइट। यहां पे एक चीज और आप ध्यान दे सकते हो कि आप मास ऑफ प्रोटॉन की जगह पे अगर न्यूट्रॉन का भी मास लेते तो भी यही रेशियो आता, ऑब्वियसली, क्योंकि न्यूट्रॉन का जो मास है वो भी यही है। अब देखो ये जो डेटा आया है लगभग 2000 का, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझिए आप। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन के मास से प्रोटॉन का मास ज्यादा है। कितने टाइम्स ज्यादा है? 2000 टाइम्स। इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में प्रोटॉन का मास 2000 टाइम्स ज्यादा है। 2000 ज्यादा है। 2000 आप नोट करिए, बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा नंबर है। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को हम कंपेयर करें तो प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। देखो आपको देखने में लग रहा होगा कि प्रोटॉन का मास कम है, बहुत, -24 है यहां पे। बिल्कुल प्रोटॉन का मास कम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का तो और भी कम है, बहुत ही कम है। इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो इनफैक्ट हम यहां पे लिखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, मतलब कहने का कि बहुत ही कम होता है। देखो ये मास वाली जो बात है वो कुछ ऐसी है कि सपोज करो एक एलिफेंट है और एक छोटा सा एंट है। तो एंट जो है ये, उसका तो मास बहुत कम होगा ना कंपेयर टू एलिफेंट। एलिफेंट के कंपैरिजन में एंट का मास बहुत कम होगा। तो हम बोल सकते हैं कि एलिफेंट के कंपैरिजन में जो एंट है उसका मास कैसा है? नेग्लिजिबल। कुछ वैसी सिचुएशन हमारे पास यहां पे है कि प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो हम बोल रहे हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक बात और देखिए मास से रिलेटेड, प्रोटॉन का जो मास होता है उसको हम लिख सकते हैं
1 U या 1 AMU, ये यूनिट जो है मास की वो हमने लास्ट चैप्टर में देखी थी, याद होगा आपको। तो उस यूनिट में अगर हम देखेंगे तो प्रोटॉन का मास आता है 1U, न्यूट्रॉन का मास भी आप समझ गए होंगे ऑब्वियसली आएगा 1U, और इलेक्ट्रॉन की मास की बात करने को ज्यादा मतलब ही नहीं होता है क्योंकि उसका मास हम नेग्लिजिबल लेते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ठीक है, तो ये हो गई मास की बात। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे चार्ज की, चार्ज। ठीक है, तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उन पे चार्ज होता है। चार्ज क्या चीज होती है ये हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, और आपको याद होगा कि 2 टाइप्स के चार्जेस होते हैं, 2 तरीके के चार्जेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट जरा बताया मुझे। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज, याद आ रहा होगा आपको। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पे निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव, और ये जो प्रोटॉन होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो न्यूट्रॉन होता है उस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो चार्जलेस होता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, तीसरे सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है तो कितना चार्ज होता है, वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज की यूनिट कूलम होती है, हमने पढ़ा है लोअर क्लासेस में। वैसे प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ऑब्वियसली न्यूट्रॉन पे तो चार्ज है ही नहीं, मतलब 0 चार्ज। तो क्लियरली आप एक बात यहां पे नोटिस कर पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे जो चार्ज है वो अपोजिट है, एक पे निगेटिव है और एक पे पॉजिटिव है, लेकिन वैल्यू जो चार्ज की है दोनों पे सेम है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको भी मैं लिखना चाहता हूं लेकिन कहां लिखूं, कोई जगह नहीं बची है। इस पार्ट को मैं रब कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है हमें अभी। तो हम लिख लेंगे कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम वैल्यू ऑफ चार्ज, सेम वैल्यू ऑफ चार्ज। ठीक है, दोनों पे चार्ज की वैल्यू जो है वो सेम होती है। कई बार इलेक्ट्रॉन पे ये जो चार्ज होता है उसको हम +1 चार्ज बोलते हैं, सॉरी -1 चार्ज बोलते हैं। प्रोटॉन पे ये जो चार्ज है उसको हम +1 चार्ज बोलते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई ऐसी चीज है उस पे इसका 2 टाइम्स चार्ज होगा, इसका 2 टाइम्स चार्ज होगा, तो हम उससे बोल सकते हैं कि चार्ज इज +2। ओके, अगर कोई ऐसी चीज है जिसपे इसका 3 गुना चार्ज होगा तो हम बोल सकते हैं उस पे चार्ज इज +3। समझ रहे हो मेरी बात। वैसे कोई ऐसी चीज है जिसपे इसका 2 गुना चार्ज है तो हम बोलेंगे -2। ठीक, समझ गए होंगे। किसी चीज पे इसका 3 गुना चार्ज है तो हम बोलेंगे -3। और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है कई बार उसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं e⁻⁻। ठीक है, तो ये लिखने का मतलब हम समझ जाएंगे कि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। वैसे प्रोटॉन के लिए हम सिंबल यूज करते हैं P और उसके ऊपर प्लस साइन। क्यों ऐसा सिंबल यूज कर रहे हैं वो बहुत क्लियर सी बात है। तो उससे आप सोचे कि न्यूट्रॉन का क्या सिंबल होता होगा, बताएं आप। न्यूट्रॉन के लिए N आना चाहिए और ऊपर क्या, कुछ नहीं, क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो दिस इज सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज सिंबल ऑफ प्रोटॉन एंड दिस इज सिंबल ऑफ न्यूट्रॉन। तो आप ध्यान दें हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि 3 टाइप की सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उनका कितना कितना मास होता है हमने ये देखा। उसको AMU यूनिट में भी लिख सकते हैं। उन पे कितना कितना चार्ज होता है ये हमने देखा। उनका क्या सिंबल होता है ये हमने देखा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। और कुछ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन भी यहां पर कर लिए हैं जो आपको याद होने चाहिए। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द नेट चार्ज ऑन एन एटम इन द फॉलोइंग केसेस। देखो जैसे ये 3 केसेस दिए हुए हैं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। जैसे इस पे अटैक करते हैं सबसे पहले। तो ये एक एटम है, उसमें दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो इस एटम पे टोटल चार्ज या नेट चार्ज कितना हुआ ये हमें बताना है। इस एटम पे नेट चार्ज कितना हुआ ये बताना है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। बड़ी सिंपल सी बात है। एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसके अंदर चार्ज होगा -1, ठीक है, और एक प्रोटॉन होने के कारण इस पे चार्ज होगा +1। तो टोटल मिला के कितना चार्ज हो गया, 0। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के कारण जितना निगेटिव चार्ज है प्रोटॉन के कारण उतना ही पॉजिटिव। तो टोटल चार्ज हम बोलेंगे 0। दैट विल बी आवर आंसर। ओके, सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं।
इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है। तो हमें बताना है कि नेट या टोटल चार्ज इसके अंदर कितना होगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर -2 चार्ज है, 2 प्रोटॉन होने के कारण हम बोल सकते हैं +2 चार्ज है, और न्यूट्रॉन होने के कारण हम क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। तो इन सबको हम ऐड करें तो 1 सेकेंड हमारे पास आएगा 0 चार्ज। मतलब इस एटम पे भी कोई टोटल चार्ज नहीं है, कोई टोटल चार्ज नहीं है। ये तीसरा केस अगर हम देखें तो इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के कारण हमारे पास चार्ज आएगा -2। 3 प्रोटॉन है, ध्यान दें 3 प्रोटॉन है, तो 3 प्रोटॉन के कारण हमारे पास चार्ज होगा +3, और 2 न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के कारण कितना चार्ज होता है स्टूडेंट, 0। तो हम टोटल देखेंगे तो हमारे पास +1 चार्ज आएगा, +1। और एक्चुअली +1 चार्ज का मतलब है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारा आंसर होगा इसकी, कि हमारे पास इस एटम में जो टोटल चार्ज है वो है इतना। समझ रहे हो आप मेरी बात? वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक चीज और मैं आपसे पूछ सकता हूं इस क्वेश्चन में, मास के बारे में डिस्कस करते हैं। हर एटम का मास बताना आपको इस यूनिट में। क्या लगता है आपको, इसका मास कैसे पता करेंगे हम? देखो, एक तो इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो उसका मास तो नेग्लिजिबल होता है, उसको इग्नोर कर देंगे मास के लिए। और एक प्रोटॉन है, उसका मास होता है, तो एक प्रोटॉन है तो उसके कारण मास हो जाएगा 1U। इस केस में सोचिए, आप बताएं, सोच लिया होगा आपने, आई एम श्योर। इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर देंगे, 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, तो टोटल मास हो जाएगा 3U। इस केस में इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेक्ट कर देंगे, 3 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, टोटल मास कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5U। लाइक दिस। तो स्टूडेंट्स अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करेंगे, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ये जो सब एटॉमिकल पार्टिकल्स होते हैं उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे हमें पता चला कि वो होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन की। तो हमें कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन होते हैं और किसने बताया? तो देखें आप, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन 1897। तो ये जे थॉमसन है, इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके बेसिस पे 1897 में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जैसा एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। मतलब उन्होंने खोज की थी इलेक्ट्रॉन की। उसके लिए जे थॉमसन को नोबेल प्राइज भी दिया गया था, नोबेल प्राइज इन 1906 फॉर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जे थॉमसन जो है बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। इन्होंने तो नोबेल प्राइज जीता ही, लेकिन इनके बहुत सारे असिस्टेंट्स ने भी नोबेल प्राइज जीता। जैसे कोई भी बड़ा साइंटिस्ट होता है तो उसके बहुत सारे असिस्टेंट्स होते हैं जो उनके अंडर काम करते हैं, बेसिकली इनके चेले चपाटी अगर बोले तो इनके बहुत सारे चेले चपाटी थे, उनमें से 7 असिस्टेंट्स को आगे जाके नोबेल प्राइज से नवाजा गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितने महान साइंटिस्ट रहे होंगे। देखो, मैंने आपको बताया कि इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के लिए। तो उन्होंने कुछ इस टाइप का एक सेटअप यूज किया था, इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज किया था, जिसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। कई बार उसको गैस डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं। ऐसे तो ये ट्यूब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये apparatus बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, और बहुत डिटेल में तो इसके बारे में हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, बट बहुत थोड़ा सा हम यहां पे जान सकते हैं, हालांकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। देखो, इसमें क्या होता है, आप देख सकते हैं, एक इनक्लोजर होता है, ऐसे ग्लास का होता है, ग्लास का, ठीक है। उसके अंदर गैस होती है कोई, उसके अंदर यहां पे एक मेटल प्लेट होती है जिसको हम एनोड बोलते हैं, यहां पे दूसरी मेटल प्लेट होती है जिसको हम कैथोड बोलते हैं। और दोनों प्लेट आप देखो इस तरह से ज्वाइंट होते हैं थ्रू अ बैटरी, इसको बैटरी बोलते हैं। आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, ठीक है। तो जे थॉमसन ने क्या देखा कि एप्रोप्रिएट सिचुएशन के अंदर जब इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, एप्रोप्रिएट सिचुएशन में इस इंस्ट्रूमेंट को जब यूज करते हैं, तो कैथोड से उन्होंने देखा कि कुछ चीजें निकलती हैं, ठीक है। इससे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, इन्होंने देखा बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं और उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इन्हें छोटे छोटे नेगेटिव पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन बोला गया। इस बात को हम लिख भी सकते हैं, ही ऑब्जर्व्ड स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कमिंग आउट ऑफ कैथोड ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। जैसा कि मैंने आपको बताया, these particles were called protons, these particles were called electrons। ओके। एक चीज मैं आपको और बता सकता हूं जो कई बार आपसे पूछी जा सकती है, कि ये जो बहुत सारे पार्टिकल्स यहां से निकल रहे थे कैथोड से, उनको कैथोड रेज ही बोला जाता है, कैथोड रेज।
ओके, क्यों कैथोड रेज बोला जाता है? क्योंकि वो कैथोड से निकल रहे हैं। फिर से हम लिख सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स emitted from cathode of discharge tube is called cathode rays.